हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है नंबर बी इंडियन क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले तो हमारा कल हो चुका था, सुनिए, यानी कि भारतीय वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संतुलित विकास तथा विस्तार के साथ साथ उन पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला एक विशिष्ट बैंक है जो कि 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके देश में एकीकृत ग्रामीण साख व्यवस्था व सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के लिए निर्मित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह विदेशी विनिमय बैंक का भी कार्य करता है। नंबर 3 आता है औद्योगिक बैंक। भारत में औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात ही प्रयत्न किए गए और 1948 में सर्वप्रथम औद्योगिक बैंक के रूप में औद्योगिक वित्त निगम IFC की स्थापना हुई। इसके पश्चात कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ARDC व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की औद्योगिक विकास बैंकों के रूप में स्थापना की गई। नंबर 4 व्यापारिक बैंक। फिर नंबर 5 कृषि बैंक। नंबर 6 है सहकारी बैंक। नंबर 7 है विदेशी विनिमय बैंक और नंबर 8 है अन्य विनियोग बैंक, UTI, पोस्ट ऑफिस बचत बैंक, देशी बैंकर्स। चूँकि इन सभी बैंकों का अध्ययन भारतीय संदर्भ के पूर्व में सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत है ही किया जा चुका है, अतः हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि बैंकिंग संरचना। इसके बारे में सुनिए। बैंकिंग संरचना का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रबंधकीय व्यवस्था में आज परिवर्तन का दौर चल रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत भारतीय बैंकों में प्रबंधन प्रक्रिया में लगातार बदलाव आया है। आज कॉरपोरेट गवर्नेंस की विचारधारा का बढ़ता प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही इस विचारधारा ने बैंकों में प्रबंधन तंत्र को काफ़ी प्रभावित किया है, लेकिन उदारीकृत एवं वैश्वीकृत व्यापार व्यवस्था के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की वित्तीय आवश्यकताएं लगातार परिवर्तित होती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर बैंकिंग संस्थाएं भी अपने प्रबंधन में परिवर्तन कर रही हैं। बैंकिंग संस्थाएं समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी हो गया है कि वह अपनी पूंजी का विनियोग करके लाभ प्राप्त करना चाहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज बैंकों ने अपनी पूंजी का विनियोग करना प्रारंभ किया है, जिसके लिए उसने अपने विनियोग सिद्धांतों एवं प्रबंधों में परिवर्तन किया है। अब आता है मैनेजरियल फंक्शंस, प्रबंधकीय कार्य। सुनिए, इसमें बैंकों के प्रबंधकीय कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है मुख्य एवं शाखा कार्यालयों के लिए अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करना। नंबर 2 बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। नंबर 3 शाखा विस्तार के लिए रणनीति बनाना तथा उनकी स्वीकृति रिजर्व बैंक से लेना। नंबर 4 बैंकिंग कर्मचारियों की पद स्थापना, पदोन्नति, प्रशिक्षण एवं स्थानांतरण से संबंधित नीतियाँ निर्धारित करना। नंबर 5 बैंकिंग विधि एवं व्यवहार का पालन करना तथा अनियमितताओं का ध्यान देना। नंबर 6 बैंकिंग कोषों का उचित विनियोजन करना। आगे है ऋण प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र तैयार करवाना। रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बैंक नीति, साख नीति तथा विनियोग नीति के अनुसार बैंक की नीतियाँ बनाना। अंशधारकों की समस्याओं को निपटाना। अंतिम खातों को तैयार करना, उनका अंकेक्षण करवाना तथा उन्हें प्रकाशित करवाना। समय समय पर विभिन्न प्रकरणों को तैयार करवाना तथा उन्हें रिजर्व बैंक तथा केंद्र सरकार के पास पहुंचाना। रिजर्व बैंक केंद्र सरकार तथा अन्य संस्थाओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना। इनके अलावा निम्नलिखित कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें बैंक में प्रबंधकीय कार्य के रूप में देखा जा सकता है। मर्चेंट बैंकिंग से संबंधित कार्यों का विस्तार करना। पोर्टफोलियो संबंध प्रबंध कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाना। म्यूचुअल फंडों की स्थापना करना। नई वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों को उद्यमी पूंजी उपलब्ध कराना। क्रेडिट कार्ड, ATM उपलब्ध कराना।
कुछ बैंकों ने जीवन बीमा, साधारण बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा में भी प्रवेश किया है। आती है बैंकों की संगठन प्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ बैंक। सुनिए, नंबर फर्स्ट है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, इनकी शाखा बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग संगठन की शाखा प्रणाली के अंतर्गत बैंक का मुख्यालय तो किसी बड़े नगर में स्थापित होता है और उसकी अनेक शाखाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। कुछ बैंकों की शाखाएं तो विदेशों में भी होती हैं। बैंक अपना कामकाज मुख्यालय और शाखाओं के द्वारा करता है, अतएव इस संगठन प्रणाली का नाम शाखा बैंकिंग पड़ा। यह प्रणाली इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाई जाती हैं। इंग्लैंड के 4 बड़े बैंकों की शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। भारत में भी व्यापारिक बैंकों का संगठन शाखा प्रणाली पर हुआ है। इसके मेरिट्स गुण हैं। शाखा बैंकिंग के प्रमुख गुण या लाभ निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। सुनिए, यानी कि बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के लाभ। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत बैंक का एक विशाल संगठन होता है। उसके आर्थिक साधन बहुत बढ़ जाते हैं तथा उसके व्यापार की मात्रा भी अधिक होती है। शाखाओं के द्वारा वह दूर के स्थानों से भी बचते एकत्र करता है और अपनी पूंजी का देश के विभिन्न भागों में फैले हुए उद्योगों में लाभदायक विनियोग करने में सफल होता है। प्रत्येक विभाग के कार्य संचालन के लिए वह ऊंचे वेतन पर दक्ष अधिकारियों और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और इस तरह बड़े पैमाने पर व्यवसाय और श्रम विभाजन के सभी लाभों को प्राप्त करता है। नंबर 2 आता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, यानी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। शाखा बैंकिंग द्वारा संपूर्ण देश में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे छोटे नगरों, देहाती क्षेत्रों और पिछड़े भागों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जहां की एक स्वतंत्र बैंक स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से असंभव सा होता है। नंबर 3 आता है फैसिलिटी इन ट्रांसफरिंग मनी, मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा। शाखा बैंकिंग में बैंक की शाखाएं देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही होती हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजना सरल और सस्ता पड़ता है। केवल पत्र द्वारा ही हस्तांतरण हो जाता है। नंबर 4 आता है इकोनॉमी ऑफ कैश रिजर्व्स, नकद कोषों की बचत। शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक लाभ यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न शाखाओं पर थोड़े नकद कोष रखकर ही काम चलाया जा सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर शाखाओं से नकद रकम तुरंत मंगाई जा सकती है। इस प्रकार नकद कोष की बचत होती है। नंबर 5 आता है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समुचित विनियोग। शाखाओं वाले बैंकों के पास अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं जो कि बैंक के विशाल आर्थिक साधनों का अच्छी प्रतिभूतियों में विनियोग करने में सहायक होते हैं। ये विनियोग एक व्यापक क्षेत्र में किए जाते हैं। यदि किसी शाखा में अतिरिक्त पूंजी होती है तो उसे अन्य शाखाओं पर भेजा और विनियोग किया जा सकता है। इस प्रकार बैंकों के लाभ में वृद्धि होती है और साथ ही राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। नंबर 6 आता है जियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ रिस्क, व्यापारिक जोखिम का भौगोलिक वितरण। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत व्यापारिक जोखिम भौगोलिक आधार पर वितरित हो जाती है, क्योंकि बैंक अपनी शाखाओं के द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित उद्योगों और व्यवसायों में धन का विनियोग करते हैं। इस प्रकार एक क्षेत्र या व्यवसाय में होने वाली हानि की पूर्ति दूसरे क्षेत्र या व्यवसाय से प्राप्त लाभ द्वारा हो जाती है। नंबर 7 है इक्वलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों में समानता। शाखा बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दरें समान बनी रहती हैं, क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में मुद्रा के लिए मांग बढ़ जाए और परिणाम स्वरूप वहाँ ब्याज दर बढ़ने लगे तो अन्य शाखाओं से धन मंगाकर उस क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकता है और इस प्रकार ब्याज दरों को बढ़ाने से रोका जा सकता है। नंबर 8 है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स, कर्मचारियों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण। शाखा प्रणाली के
अंतर्गत बैंक का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों की व्यापक जानकारी हो जाती है और उनका अनुभव बढ़ जाता है। यही नहीं, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने के कारण उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना भी उपयोगी एवं आर्थिक बन जाता है। नंबर 9 आता है देश के सभी भागों से संपर्क। शाखा बैंकिंग में बैंक का देश के सभी भागों से संपर्क रहता है, जिससे उसे सभी भागों को आर्थिक दशाओं का सही और विश्वसनीय ज्ञान होता रहता है और वह अपनी पूंजी का लाभ सहित विनियोग करने में समर्थ होता है। अब आता है शॉर्टकमिंग्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम्स, यानी कि दोष। अब सुनिए, नंबर 1 है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध संबंधी कठिनाइयाँ। बैंक की सैकड़ों शाखाओं के लिए योग्य अधिकारियों का मिलना कठिन होता है। संपूर्ण प्रबंध कार्य मुख्यालय से होता है और छोटी छोटी बातों पर भी शाखाओं को मुख्यालय से आदेश लेने होते हैं। निरीक्षण कार्य में भी कठिनाई होती है। नंबर 2 आता है एक्सपेंसिव सिस्टम, खर्चीली प्रणाली। विभिन्न शाखाओं के कार्यों में समन्वय रखने के लिए विस्तृत व्यवस्था करनी पड़ती है, जिस पर बहुत व्यय आता है। प्रत्येक शाखा की स्थापना के लिए पृथक पृथक व्यय करने होते हैं। किसी शाखा पर तो इतना कम कार्य होता है कि वहाँ न्यूनतम स्टाफ रखने का व्यय भी नहीं निकलता। नंबर 3 आता है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार को बढ़ावा। चूँकि बैंक की सैकड़ों शाखाओं का संचालन मुख्यालय से किया जाता है, इसलिए कुछ ही अधिकारी बैंक की संपूर्ण कार्यविधि पर हावी हो जाते हैं और इस प्रकार एकाधिकारी की प्रवृत्ति पनपती है, जिससे संपूर्ण समाज को हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 4 आता है ब्रांचेस रनिंग एट लॉस, हानि उठाने वाली शाखाएं। शाखाओं के लाभ हानि से पारस्परिक प्रतिपूर्ति होती रहती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।